हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करना है, विच इज़ द जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फंक्शन एंड सेल रिप्रोडक्शन। पहले पैराग्राफ में चैप्टर के बताया गया है कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो जीन्स मौजूद होते हैं वो दरअसल हमारे पास हेरिडिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं पेरेंट्स से चिल्ड्रन में। ठीक है, जीन्स का बेसिक फंक्शन एक तो ये होता है और एक ये भी फंक्शन होता है कि सेल के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, एंजाइम्स और केमिकल जरूरी है उनकी सिंथेसिस को डिटरमाइन करना, उनकी सिंथेसिस को कंट्रोल करना जीन्स का फंक्शन है। जीन एक्चुअली इज नथिंग बट अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है ना, जीन एक सेगमेंट, डीएनए का एक सेगमेंट है जीन। वो कहते हैं कि जीन जो है वो डीएनए के बना होता है, खुद डीएनए से बना होता है जीन, और वो फॉर्मेशन किसकी कंट्रोल करता है, आरएनए की। अब ये जो आरएनए की फॉर्मेशन है ये आरएनए फर्दर जाके प्रोटीन्स बनाता है और ये किस प्रोसेस से हम आगे जाके डिटेल में भी पढ़ते हैं। अच्छा, पूरे प्रोसेस को हमारे पास दरअसल क्या होता है, डीएनए पे मौजूद होता है कोड जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड से बनता है हमारे पास मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो बनता है ना उसकी हम कहते हैं, जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है हम उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन कह दिया। अब हम मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, और ट्रांसलेशन को कंबाइन करके हम जीन एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। अभी हम वो कहते हैं कि बॉडी के अंदर हमारे पास 20,000 से 25,000 जीन्स होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स हैं वो तो तकरीबन 1 लाख के करीब हैं। ऐसा कैसे है? वो कहते हैं दरअसल ये होता है कि हमारे पास जीन जो होता है दरअसल हमारे पास सेगमेंट ऑफ डीएनए है, यानी मिसाल के तौर पर एक सेगमेंट ऑफ डीएनए यानी एक जीन से एक मैसेंजर आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। ठीक है, अब वो मैसेंजर आरएनए, वो आरएनए जो है वो मुख्तलिफ वेज में प्रोसेस होगा, यानी वो अल्टरनेट वर्जन्स ऑफ प्रोटीन देगा मुख्तलिफ वेज में प्रोसेस होके इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास 1 लाख, मतलब आरएनए की मुख्तलिफ वेज में प्रोसेसिंग की वजह से हमारे पास 1 लाख के करीब प्रोटीन्स बन जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि जो प्रोटीन्स बनती हैं उनमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, और जो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं मिसाल के तौर पर एंजाइम्स, वो हमारे सेल्स के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेल न्यूक्लियस। वो कहते हैं कि एक डीएनए जो होता है ना उसके अंदर जीन्स एंड टू एंड मतलब स्टैब्लिश हुए होते हैं। ये देखें, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है जो डबल स्टैंडर्ड हमारे पास सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इस डीएनए के मॉलिक्यूल में मतलब जीन्स जो है ना वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, मुख्तलिफ जीन्स कनेक्टेड है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है हमारे पास डीएनए, और डीएनए के अंदर मुख्तलिफ जीन्स प्रेजेंट। मिसाल के तौर पर एक जीन है, ये दूसरी जीन है, ये मैं तीसरी जीन बना दी। ठीक है, इस तरह से ये एंड टू एंड अटैच होती हैं जीन के मॉलिक्यूल। उसके बाद कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए क्या होता है। डीएनए की बिल्डिंग ब्लॉक में हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड आता है, शुगर आती है और नाइट्रोजनस बेसिस आती हैं। जब फॉस्फोरिक एसिड होता है, जो शुगर होती है, अगर उसे राइबोस कर देंगे तो वो आरएनए में राइबोस पाई जाएगी, और नाइट्रोजनस बेसिस में अगर हम थायमिन की जगह यूरासिल कर देंगे तो वो आरएनए का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब फॉस्फोरिक एसिड और डीऑक्सी राइबोस आपस में मिलकर बैकबोन बनाती हैं, जबकि नाइट्रोजनस बेसिस स्ट्रैंड्स के दरमियान में लाई करें। तो इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रैंड है। ठीक है ना, इसके एक स्ट्रैंड के अंदर ना मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन है थ्रू द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। ठीक है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं आफ्टर द, मतलब किस तरह कंबाइन हो रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। यानी हमारे पास शुगर है और ये हमारे पास फॉस्फेट है, ये आपस में लिंक है। ठीक है, इसी तरह से एक और शुगर है और ये फॉस्फेट है, आपस में लिंक है, और ये एक न्यूक्लियोटाइड बना, यानी ये नाइट्रोजनस बेस है, ये अगली नाइट्रोजनस बेस। मिसाल के तौर पर ये ग्वानिन है, ये थायमीन है। अब को पता है एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। 1 न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म व्हेन एक नाइट्रोजनस बेस आए, एक शुगर आए और फॉस्फोरिक एसिड आए। अगर नाइट्रोजनस बेस मिसाल के तौर पर मैंने ले ली ग्लूटामीन, मैंने ग्लूटामीन ले ली। ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अगर मैंने नेक्स्ट ली थायमीन तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये मेरे पास 2 न्यूक्लियोटाइड बन के ये आपस में किस तरह कनेक्ट होंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू। किस तरह? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू। ये इनका कनेक्शन आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू होगा। मैं कहती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ कि दिस इज द फॉस्फोडाइस्टर बोन्स। ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, बैकबोन। आपको पता है बैकबोन बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड के 2 हिस्से बैकबोन बनाते हैं, शुगर एंड द फॉस्फोरिक एसिड। ये बैकबोन बनाते हैं। जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो भी न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा है, वो हमारे पास भाई की तरफ प्रोड्यूस हुई होती है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, मैंने इसको ओपन करके आपको दिखाना चाहा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को। ये वाला डबल हेलिकल है, इसको थोड़ा सा ओपन करती है। ठीक है, अभी इसकी यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे। ठीक है, उनकी भी हमारे पास होंगी। ठीक है, ये एडिनिन है मिसाल के तौर पर, ये हमारे पास साइटोसिन, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगी। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस ये आपस में बॉन्ड बना के इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेंगी। दरअसल ये बॉन्ड जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और ये हमारे पास वीक बॉन्ड्स होते हैं एज कम्पेयर टू ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स मैंने बता दिए कि अगर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हम बेसिस को चेंज करते रहेंगे तो मुख्तलिफ तरह के 4 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास मुख्तलिफ तरह की बेसिस की वजह से आएंगे, जिसका नाम है डीऑक्सीएडिनिलिक, डीऑक्सीथाइमिडिलिक एंड डीऑक्सीग्वानिलिक एंड डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको अभी बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं 2 प्यूरिन एंड पैरामीडिन की बेसिस के दरमियान, और आपको पता होना चाहिए कि एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाती है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ।
उसके बाद बताया कि जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड दरअसल हमारे पास वो कोड है जो आगे जाके हमारे पास प्रोटीन्स की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। किस तरह से कंट्रोल करता है? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक जेनेटिक कोड है GGC कोड, जेनेटिक कोड मौजूद है। ये दरअसल ट्रिपलेट ऑफ बेसिस है। ये एक बेस है साइटोसिन, दूसरी ग्वानिन और तीसरी भी ग्वानिन है। ये हमारे पास ट्रिपलेट ऑफ बेसिस है, ठीक है। ये एक जेनेटिक कोड बनता है एक ट्रिपलेट ऑफ बेस से, ठीक है। अब ये जेनेटिक कोड बन गया, ये हमारे पास मौजूद है DNA पे, ठीक है। अब हमारे पास इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन के नीचे में बनेगा CCG, ये मौजूद होगा मैसेंजर RNA पे। अब मैसेंजर RNA पर जो ये कोड मौजूद होगा इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अमाइनो एसिड आके अटैच होगा, ठीक है। अगर ये कोई और कोड होता तो कोई और अमाइनो एसिड आएगा। मिसाल के तौर पर ऐसे फर्ज कर लेते हैं ये प्रोलीन के लिए, ठीक है। तो ये प्रोलीन अमाइनो एसिड आके अटैच होगा, तो हम कह सकते हैं कि DNA के ऊपर जेनेटिक कोड जो है वो दरअसल डिटरमाइन करता है कि कौन सा अमाइनो एसिड आके अटैच होगा, किस सीक्वेंस में होगा और प्रोटीन किस तरह से बनेगी। उसके बाद यही बताया हुआ है। आगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस डिटेल में पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि RNA सिंथेसाइज दरअसल हमारे पास DNA टेम्पलेट से होता है। DNA के ऊपर जेनेटिक कोड मौजूद होता है, वो हमारे पास दरअसल RNA बनता है। उससे ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में उस RNA के ऊपर जो कोड मौजूद होता है उसे हम कोडोन या कम्प्लीमेंट्री कोड कहते हैं। यानी जो हमारे पास DNA के ऊपर कोड मौजूद है ना, मिसाल के तौर पर एक कोड DNA के ऊपर मौजूद है, इसे हम कहेंगे जेनेटिक कोड। जो RNA के ऊपर कोड मैसेंजर RNA या किसी भी RNA के टाइप पर मौजूद होगा उसे हम कहेंगे कोडोन, उसे कोडोन कहेंगे, ये कम्प्लीमेंट्री कोड का नाम देंगे। अब ये हो गया RNA पे। उसके बाद कहते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ RNA हमें पता है कि राइबोज होगा, शुगर राइबोज होगी, बेस यूरेसिल कर दें अगर हम थायमीन की जगह, या कोई और बेस भी हो सकती है, और हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास RNA न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा। RNA न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन के बाद हमें पता है कि 4 टाइप्स के RNA न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है। अगर एडेनिन बेस होगी तो एक बनेगा, ग्वानिन से अलग, साइटोसिन से अलग, यूरेसिल से अलग, यानी 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। अगर हम बेसिस को सिर्फ और सिर्फ चेंज करते रहेंगे जो 4 टाइप ऑफ RNA न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ RNA न्यूक्लियोटाइड्स करनी है, जो हम किस तरह से करेंगे, हमने हर मॉलिक्यूल में 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट रेडिकल्स डाल देने हैं ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए। एक फॉस्फेट तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में वैसे होते हैं, हम 2 मजीद एक्स्ट्रा फॉस्फेट रेडिकल्स डाल देंगे तो वो RNA न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। उनकी एक्टिवेशन से ये होगा कि जब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है तब हमारे पास मैसेंजर RNA के एंड पे RNA न्यूक्लियोटाइड्स ने ऐड होना होता है। मैसेंजर RNA जो बन रहा होता है, उसका स्टैंड जो बन रहा होता है, उसके एंड पे RNA न्यूक्लियोटाइड्स ने ऐड होना होता है। तो वो RNA न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड होने के लिए उन्हें पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा, जो कि हम 2 फॉस्फेट रेडिकल्स को ऐड करके ही करेंगे। मिसाल के तौर पर कि DNA का एक स्टैंड है, ठीक है, और ये प्रोमोटर है। मिसाल के तौर पर DNA का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के इस साइड पे प्रोमोटर है, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज करके मैसेंजर RNA आ गया, ठीक है। मैसेंजर RNA पॉलीमरेज यहाँ आगे अटैच हो गया, विच इज द एंजाइम फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। RNA पॉलीमरेज आ गया, RNA पॉलीमरेज यहाँ पर आके अटैच हो गया। अब इसने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे करेगा? पहले ये स्टैंड्स को अलग करवाएगा, ये इस जगह पे स्टैंड्स को पहले अलग करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे। इस तरह से ये इस जगह पे स्टैंड्स अलग हो गए, बाकी जगहों पे जुड़े हुए, इस जगह पे अलग हो गए, ठीक है। अभी हमारे पास अनवाइंडिंग हो गई। अनवाइंडिंग होने के साथ क्या होगा, हमारे पास DNA के, ये हमारे पास अपने DNA के कोड्स मौजूद हैं, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर आपको पता होना चाहिए, ये मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ये 3 एंड है, ये 5 एंड है, ठीक है, ये 5 एंड है, और ये हमारे पास क्या है, ये उसका मतलब, ठीक है, ये 3 एंड है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि मैसेंजर RNA हमेशा DNA के 5 to 3 एंड पे स्टार्ट, ट्रांसक्रिप्शन हमेशा 5 एंड से 3 एंड होती है, ठीक है। अब 5 एंड ये है ना, निचले वाले स्टैंड का, इस स्टैंड पर हो रही है ना ट्रांसक्रिप्शन, तो इस स्टैंड का आप देख सकते हैं 5 एंड ये है और 3rd एंड ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन, अब मैसेंजर RNA का स्टैंड बन रहा है, मैसेंजर RNA का स्टैंड बन रहा है, लेकिन एंटी पैरेलल बनेगा। किस तरह से? यानी इसका अगर DNA का ये 5 स्टैंड है तो इसका ये 3rd स्टैंड होगा, इसका ये 5th स्टैंड होगा। यानी मिसाल के तौर पर DNA का स्टैंड है 5 से 3, मैसेंजर RNA ऊपर बन रहा है, मैसेंजर RNA बन रहा है 5 से 3 डायरेक्शन में, लेकिन मैसेंजर RNA तो एंटी पैरेलल स्टैंड होते हैं ना, मतलब 5 ये है तो ये कौन सा स्टैंड होगा, 3, और ये 3 है, ये तो कौन सा होगा, 5 मैसेंजर RNA का, ठीक है। इस तरह से होता है। तो ये मैसेंजर RNA बन जाता है। उसके बाद कहते हैं कि जब मैसेंजर RNA बन रहा होता है तो हमारे पास मैसेंजर RNA और DNA के स्टैंड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लूज हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाती है, कैसे कंप्लीट होती है, यहाँ पे हमारे पास जिस तरह प्रोमोटर आया था इसी तरह से DNA के ऊपर एक चेन टर्मिनेटिंग कोडोन भी आ जाता है। जब उसको पहचानता है RNA पॉलीमरेज, ठीक है, तो वहाँ से वो चेन जो है वो हट जाती है और RNA पॉलीमरेज भी हट जाता है, जिसकी वजह से वापस DNA का जो दूसरा स्टैंड है वो आके मिल जाता है अपने पहले वाले स्टैंड से, क्योंकि उनके दरमियान बॉन्डिंग या बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मैसेंजर RNA, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA। RNA की हमने टाइप्स पढ़नी है। अब हमारे पास किस टाइप के RNA, सबसे पहले प्रीकर्सर मैसेंजर RNA होता है जो अपनी एक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज नहीं होता, उसको एक्टिव करने के लिए पहले हम उसके अंदर से एक्सोन्स को निकालते हैं। यानी हमारे पास क्या होते हैं, एक्सोन्स की मतलब स्प्लाइसिंग का मेथड होता है। यानी प्रीकर्सर मैसेंजर RNA में 2 टाइप्स के सेगमेंट्स होते हैं, इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स, ठीक है ना।
ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जो इंट्रोन्स होते हैं ना उनको हम रिमूव कर देते हैं, जो एक्सोन्स होते हैं वो हम फाइनल मैसेंजर आरएनए में रह जाते हैं, यानी प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए, इसके अंदर इंट्रोन्स भी मौजूद है, इसके अंदर एक्सोन्स में, ये एक्सोन्स हैं, ये इंट्रोन्स है। अब हम स्प्लाइसिंग के मेथड के जरिए इंट्रोन्स को निकाल देंगे और एक्सोन्स रह जाएंगे, और जो एक्सोन्स जब सिर्फ एक्सोन्स ही रह जाएंगे जब, तो वो प्रिकर्सर आरएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, जो हमारे पास प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करवाता है। मैसेंजर आरएनए है जिसके ऊपर कोड मौजूद होता है, जो भी बनता है डीएनए से। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसफर आरएनए है जो अमीनो एसिड को लेकर आता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। राइबोसोमल आरएनए है जिसके ऊपर हमारे पास ट्रांसलेशन हो रही होती है। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस है, मतलब राइबोसोमल आरएनए हमारे पास वो बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर मैसेंजर आरएनए आके अटैच हो जाता है। ये मैसेंजर आरएनए अटैच हो गया, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोड, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोड मौजूद है उसको देख के ट्रांसफर आरएनए आएगा। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो है वो उसका एंटी कोडोन मौजूद होता है, यानी ये कोडोन था ना मैसेंजर आरएनए के ऊपर, ये कोडोन था, और ये हमारे पास एंटी कोडोन है विच इज प्रेजेंट ऑन द ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के साथ कोई ना कोई अमीनो एसिड अटैच होगा, वो अमीनो एसिड वो लाके प्रोटीन की चेन में ऐड करता रहेगा। तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। अगली वीडियो में हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ